हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने वृत्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनेल विवर्तन के बारे में पढ़ लिया था। पूरी स्टडी उसकी हम लोगों ने कर ली थी, जो भी उससे एरिड के फॉर्मूले से उसका कंपैरिजन था वो सब कुछ हमने कर लिया था। हमने देखा था कि जब कितने ऑड मतलब विषम अर्ध आवर्ती कटिबंध खुलते हैं तो हमें तीव्रता अधिकतम दिखाई देती है, और यदि कैसे दिखते हैं मतलब 2, 4, 6 यानी कि सम कटिबंध खुले हुए रहते हैं तो हमें कम तीव्रता की वलय बनती हुई दिखती हैं। यानी कि जब ऑड यानी विषम होंगे तो हमें कैसी प्रदीप्त वलय दिखेंगी, और जब सम होंगे तो हमें कैसी अदीप्त वलय दिखेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सीधी कोर पर विवर्तन। सीधी कोर पर विवर्तन थ्योरेटिकल है पर अच्छे हैं। 2-3 टॉपिक तो अपने पास फ्रेनेल वाले हैं और फिर बाकी के फ्रॉनहोफर के हैं, ठीक है। सीधी कोर पर विवर्तन, अब इसमें सीधी कोर का मतलब जैसे मान लो यहां कोई बल्ब लगा हुआ है और मैं यहां पर इस बल्ब के यहां पर एक गत्ते का टुकड़ा ऐसे सीधी सी गत्ते की कोर लगा दूं तो क्या होगा, ये जहां पर मान लो यहां गत्ता रखा है तो यहां पर तो अंधेरा अंधेरा रहेगा इस वाले हिस्से पर। मान लो यहां बल्ब लगा हुआ है, यहां गत्ता लगा हुआ है, जहां पे गत्ता है इधर इधर तो अंधेरा रहेगा, बाकी लाइट जो है इस गत्ते से रिफ्लेक्ट होके गत्ते से टकरा के गत्ते से मुड़ के जाएगी तो ऊपर वाले हिस्से में प्रकाश रहेगा, लेकिन जहां जहां पर गत्ता है उस हिस्से में प्रकाश आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्रोत है। ये किस तरह से है प्रकाश स्रोत, जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, जैसे रेखीय प्रकाश स्रोत स्लिट जैसा, वो है यहां पे। ठीक है, अब क्या होगा, इससे प्रकाश निकलेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इससे क्या हुआ, प्रकाश निकलेगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसके रास्ते में एक सीधी कोर लगी हुई है, यानी इस तरह का गत्ता लगा हुआ है। ये है हमारे पास सीधी कोर। यहां पे हमारे कहीं पर लगा हुआ है पर्दा। सारा का सारा खेल यहीं से पता चलेगा। टॉपिक आपने डाल लिया होगा, टॉपिक मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा जाता है। तो देखिए इस पर क्या है, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो यहां पे ये देखिए तरंगाग्र निकलेगा। ये तरंगाग्र इसको तो O बिंदु पर काट रहा है, तरंगाग्र इसको तो O बिंदु पर काट रहा है। यहां पे जाएगा, यहां पर O2 पर काटेगा और यहां पर O1 पर काट रहा है, ध्यान रखना। ये लाइट जैसे ऐसे यहां पे है ऐसे ही सीधी चली जाएगी और किस पर मिलेगी, पर्दे पर मिलेगी। यहां पर ये पर्दा है, ठीक है, और पर्दे पर ये बिंदु है, ये बिंदु है P2, ध्यान रखना। ये रहा सीधी, बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल सीधी बना देना, ठीक है। थोड़ा सा क्या बोर्ड पे पता नहीं चलता है। ये रहा, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी ऐसे निकल जाएगी। अब हमें जब P2 पर निकालनी होगी तो ये इस कोर से जब टकराएगी तो इस कोर से टकरा कर भी यहां पे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जब लाइट ऐसे फैल रही थी ना तो ये बिल्कुल बराबर से ऐसे ही जाएगी, ऐसे, ये यहां पे मत दिखाओ, ऐसे, ये बिल्कुल सीधी, ये ऐसे इस तरह से। ये बिंदु हमने मान लिया P1 और ये जो लाइट जा रही है ऐसे यहाँ पे, ये बिंदु मान लिया P। दोबारा से समझाएंगे इसको, एक बार देख लो, बिल्कुल सीधी लाइन है ना। इस कोर से यहाँ की दूरी है B और स्रोत की दूरी है A। बना लो एक बार इसको। ये है O और ये D लिख दिया। यहाँ पे D लिखने का मतलब है OD जो है ये क्या है, हमारे पास
सीधी कोर है। नोट करो एक बार इसको, फिर मैं बताती हूँ दोबारा इसको। देखिए ये प्रकाश स्रोत है स्लिट नुमा, इससे प्रकाश निकला, यहां पर ये OD सीधी कोर लगी हुई है। एक प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश का जो आदर्श पथ है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन, वो तो ये वाली होगी। कोर से इसकी दूरी B और कोर की इससे स्रोत से दूरी A, ठीक। ये जो है इसका ध्रुव हो गया O किस बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए। जब लाइट फैलती है तो एक लाइन यहां जाएगी, एक P2 पर और एक P1 पर, सही है। इस तरह से लाइट, जैसे टॉर्च से लाइट फैलती है, ऐसे फैल रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं, अगर हमें P2 बिंदु पर तीव्रता निकालनी होगी तो एक हिस्सा तो लाइट का ऐसे जाएगा, दूसरा जो यहां पर गया वो इस बिंदु से आके यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बिंदु है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, जिस पर हमें बात करनी है वो ये P2 है, तो लाइटें यहां पर आकर मिल जाएंगी। और जब हमें P1 पर बात करनी होगी तो हम लाइटों की बात यहां पे कर लेंगे, ठीक है। बाकी जनरली बात इस P2 की और P की होती है, P1 वाले की कम होती है, पर फिर भी हम करेंगे। देखना इसमें ये जो है ये वाला हिस्सा देखना एक बार, जिस जिस हिस्से में इस हिस्से पर गत्ता है तो ये तो है हमारा छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र का मतलब है यहां पर लाइट नहीं आएगी, यहां पर रहेगा अंधेरा। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है प्रकाशमय क्षेत्र। कौन सा है वो, प्रकाशमय क्षेत्र, यानी कि ऊपर वाले में P2 वाले में लाइट रहेगी। नोट करो इसको। इस हिस्से में OD वाले हिस्से में अंधेरा रहेगा और इससे ऊपर वाले में लाइट रहेगी। नोट करो, फिर इसकी थ्योरी लिखवा देते हैं एक बार। तो लिखते हैं इसके बारे में, माना एक रेखा छिद्र S, स्लिट जैसा है ना रेखा छिद्र, इसी से तो प्रकाश आ रहा है। मैं एक बार ये प्रकाश में क्षेत्र, छाया क्षेत्र आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दूंगी क्योंकि थ्योरी लिखवानी है मेरे को। आपने डायग्राम में तो लिख ही लिया होगा, अब फिर यहाँ पे जगह नहीं बचेगी ना वरना, तो यहाँ लिख देती हूं मैं। माना एक रेखा छिद्र S से S से लैम्बडा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है। लैम्बडा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, जिससे बेलनाकार तरंगाग्र WW डैश, बताऊंगी इसके बारे में भी, जिससे बेलनाकार तरंगाग्र WW डैश सीधी कोर OD पर आपतित होता है। सीधी कोर OD पर आपतित होता है। इसका मतलब समझो, यहां पे ये सीधी कोर है, ये एक रेखा छिद्र है। हमने जब तरंगाग्र के बारे में पढ़ा था तो बिंदुवत जब स्रोत होता है तो तरंगाग्र निकलता है गोलीय, और रेखीय होता है तो तरंगाग्र निकलता है बेलनाकार। तो ये जो WW डैश है ना, ये बेलनाकार है। अब यहाँ पे बेलनाकार तो बनाएं कैसे, ठीक है, तो इसीलिए अपन इस तरह से बना देते हैं। आगे लिखेंगे, कोर की स्रोत से दूरी A तथा पर्दे से दूरी B है।
कोर की स्रोत से दूरी a तथा पर्दे से दूरी b है, तथा पर्दे से दूरी b है। स्रोत S कोर OD, स्रोत S कोर OD तथा पर्दा, स्रोत S कोर OD तथा पर्दा तीनों ही समांतर व कागज के तल के लंबवत हैं। तीनों ही समांतर व कागज के तल के लंबवत है। ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है। ऐसे 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 तीनों कागज के तल के लंबवत और समांतर हैं। लिखो यहां तक, फिर पैराग्राफ बदल के दूसरा लिखवाती हूं। ये डायग्राम नहीं मिटा पाएंगे हम, क्योंकि डायग्राम से ही आगे की चीजें समझेंगे, इसलिए थ्योरी वहीं लिखनी पड़ेगी। पॉज करके लिख लेना एक बार में। आगे लिखेंगे, प्रकाशिकी के अनुसार P बिंदु के ऊपर प्रकाशिकी के अनुसार P बिंदु के ऊपर, प्रकाशिकी के अनुसार P बिंदु के ऊपर, ऊपर का क्षेत्र कैसा रहेगा? प्रकाश में, तथा नीचे का क्षेत्र अंधकार में होना चाहिए। प्रकाशिकी के अनुसार P बिंदु के ऊपर का क्षेत्र प्रकाशमय तथा नीचे का क्षेत्र अंधकारमय होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो नॉर्मल है। परंतु प्रयोगों के अनुसार विवर्तन के कारण, अब इस लाइन को लिख लो फिर बताती हूं। परंतु प्रयोगों के अनुसार विवर्तन के कारण बिंदु P के ऊपरी भाग में फ्रिंज प्रतिरूप बनता है। इसका मतलब समझो, होना तो क्या चाहिए? P बिंदु के ऊपर का हिस्सा प्रकाश में और P बिंदु के नीचे का हिस्सा अंधकार में होना चाहिए, क्योंकि यहां पे प्रकाश को रोकने के लिए सीधी कोर लगा दी, ठीक। लेकिन प्रयोगों के आधार पर पता चला, क्योंकि हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रयोगों से पता चला
कि ये जो P से ऊपर वाला हिस्सा है इस पर डायरेक्ट से पूरी लाइट नहीं दिखती जैसे रोशनी डाल दी हो, इसमें दिखता है फ्रिंज प्रतिरूप, रिंग, पहले दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त, इस तरह का हिस्सा दिखेगा। नोट करो इसको, फिर आगे इसके शुरू करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे P1 बिंदु पर, कब बनेगा फ्रिंज प्रतिरूप, बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर निकालेंगे P पर और फिर निकालेंगे P2 पर। नोट करो। पॉज करके नोट करो एक बार। अब देखो इसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो है, या फिर स्टार डाल के कर लेना है, फिर पहला पार्ट कर लेना। छाया क्षेत्र जहां पे अंधेरा था में स्थित P1 बिंदु पर तीव्रता, छाया क्षेत्र में स्थित P1 बिंदु पर तीव्रता। अब हम ये देखेंगे कि छाया क्षेत्र में जो P1 बिंदु है उस पर तीव्रता किस तरह से होगी। तो लिखते हैं, माना छाया क्षेत्र में कोई बिंदु P1 स्थित है और P1 बिंदु के लिए इस तरंगाग्र का ध्रुव कितना है, O1। अब भाई ये डायग्राम मैं तो ऐसे ही बिगाड़ूंगी बना बना के, ठीक है, आपको नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि डायग्राम का काम अब पड़ता रहेगा। माना छाया क्षेत्र में कोई बिंदु P1 है और उसके लिए तरंगाग्र का ध्रुव O1 है। लिख लेंगे, माना छाया क्षेत्र में कोई बिंदु P1 स्थित है, इस P1 बिंदु के लिए, इस P1 बिंदु के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O1 है। ठीक है, अतः तरंगाग्र WW डैश, अतः तरंगाग्र WW डैश को दो भागों WO डैश व O डैश W डैश में विभक्त मान सकते हैं। O डैश ध्रुव है, W और ये W डैश, O डैश इनके मध्य बिंदु, WO डैश और O डैश W, WW डैश दो भागों में बट गया, किस किस में, WO डैश और O डैश W। आप सोचोगे O पर क्यों नहीं माना, O2 पर क्यों नहीं माना, तो देखो O2 पर तो इसलिए नहीं माना क्योंकि हम अभी P2 की बात नहीं कर रहे, O में अभी हम मान लेंगे, सब्र रखो, है ना, वरना तो हम लोग जब P1 की बात कर रहे हैं ना तो हमें O1 से मतलब होना चाहिए। ठीक है, जितना काम है उतने से मतलब रखो, फालतू की पंचायती हमें नहीं करनी है। ये मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ इसमें कि हमें और चीजों की पंचायती नहीं करनी, हमें सिर्फ P1 बिंदु की बात हो रही है तो हमें O1 बिंदु पर फोकस करना है। ठीक है, आगे लिखेंगे, परंतु
O1W डैश भाग अवरुद्ध है, लिखवा रही हूं, बता दूं ये भी, परंतु O1W डैश भाग अवरुद्ध है, अवरुद्ध है। अतः P1 बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी आयाम, आयाम पता होगा तो तीव्रता निकल जाएगी, क्योंकि तीव्रता आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। अतः P1 बिंदु पर परिणामी आयाम, बताऊंगी भी मैं, पहले लिखो इसको फिर बताती हूँ। लिख लो एक बार इसको। तो देखिए इसमें क्या दिखा हुआ है कि एक तो एक गलती है, देखिए यहाँ पे ना, अतः तरंगाग्र W डैश, O1 की बात हो रही थी ना, O1, तो यहाँ पे O1 आना चाहिए, यहाँ पे O1, ठीक है। ये कितने भागों में बट गया, WO1 और O1W डैश। इसमें से देखो ये जो O1W डैश वाला हिस्सा है, ये वाला, ये तो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि कोर में आ रहा है, यानी ये वाले हिस्से से तो यहाँ पे लाइट जाएगी ही नहीं, तो यानी कि ये हिस्सा तो कैसा है, अवरुद्ध, रुका हुआ है, इसकी तो प्रकाश यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही, तो हम इसकी बात क्यों करें, हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, WO1 वाले भाग की। अब WO1 वाले भाग की भी बात क्या करें, इसमें से जो OO1 वाला भाग है ये तो खुद इसमें आ रहा है, सिर्फ किसकी वजह से लाइट जाएगी, WO की वजह से। समझ रहे हो कि पहले ऐसे था, ये W था, ये O है, ये O1 है और ये W डैश, ये पहले से अवरुद्ध है, ये रहा, इसलिए लाइट नहीं जाएगी। पर ये भी, इसमें भी अवरुद्ध है तो इससे भी लाइट नहीं जाएगी, लाइट जाएगी सिर्फ किससे, WO की वजह से, WO इस वाले हिस्से की वजह से। तो लिखेंगे आगे, क्या लिखा, अतः P1 बिंदु पर परिणामी आयाम बराबर, इसको E0 से दिखा देंगे, इससे आगे का शुरू करते हैं। परिणामी आयाम को दिखा रहे हैं E0, किस भाग के कारण हो रहा है, WO भाग के कारण, OW भाग के कारण कुल आयाम। इसका मतलब OW कैसे मिल रहा है हमें, WO1 में से OO1 घटा दें, WO1 में से OO1 घटा दें तो WO मिल जाएगा, तो यानी कि WO1 माइनस में OO1 कर दें तो ये वाला भाग और इस भाग के कारण कुल आयाम, मतलब अपने लिए अब इस क्षेत्र में हमें बात करनी है किसकी, WO और OO1 वाले भाग की। नोट करो, इसमें हम देखेंगे कि जो OO1 वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसमें कितने कटिबंध खुल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो तो सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि देखो यहां तक, O तक का तो यहीं तक सीमित रह गया, हमें जाना है अंडर, इसके नीचे, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये वाला हिस्सा, तो हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे।
कौन से वाले की, OO1, क्योंकि ऊपर वाले से तो समझ लो 0 ही आने वाला है, क्योंकि वो तो लाइट को ऊपर ले जा रहा है, P1 बिंदु पर तो पहुंचा ही नहीं रहा, समझ रहे हो। अब हम लोग क्या करें, मान लो इसमें एक कटिबंध खुला हुआ है, इसका मतलब इसका एरिया एक कटिबंध के बराबर है। कुल लाइट तो जाती है ऐसे, E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04, ऐसे जाती है ना, जाती है कि नहीं जाती। इसमें से पहले कटिबंध के बराबर इसका क्षेत्रफल है, इसका मतलब पहला कटिबंध तो ये रोक लेगा, इसका क्षेत्रफल जितना है ये, इसका काम क्या है, लाइट को रोकने का। पहले अपन ने वृत्ताकार द्वारक किया था, वो छेद था, जितना बड़ा होगा उतनी लाइट जाने देगा। ये है रुकावट, रोक रहा है। ये अभी एक कटिबंध के बराबर रुकावट है, यानी कि ये पहले वाले को रोक लेगा, यानी पहला वाला आयाम नहीं आएगा, इसका आयाम आएगा यहां से माइनस E02 प्लस E03 ऐसे, ठीक है। तो इसमें केस फर्स्ट कर लेना चाहे तो इसी में, कौन से वाले के लिए, P1 बिंदु वाले के लिए लिखेंगे, यदि P1 बिंदु इस प्रकार ले कि, यदि P1 बिंदु इस प्रकार ले कि O'(O1O) भाग में केवल एक अर्ध आवर्ती पट्टी खुली हो या स्थित हो, कि O1O भाग में केवल एक अर्ध आवर्ती, कटिबंध बोल दो या पट्टी बोल दो, क्योंकि ये कोर जैसी है, पट्टी जैसी, अर्धावर्ती पट्टी खुली हो, एक अर्ध आवर्ती पट्टी खुली हो, तो P1 पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। अब पता है, मैं ये डायग्राम मिटा देती हूँ फिर आगे का, ताकि हम लोग डेरिवेशन यहाँ पे कर सके, क्योंकि अभी ये डेरिवेशन हुआ तो है नहीं, 2-3 क्लास में होगा ये पूरा, तो बार बार डायग्राम हमें बनाना ही पड़ेगा, तो मिटा ही देती हूँ, क्या लोभ करूं। P1 पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, देखिए मैंने बताया E0 बराबर पहला कटिबंध है, यानी इतनी तो रुकावट कर लेगा, बचेगा क्या, माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से। और हम लोग क्या करते थे, पहले वाले कटिबंध का सिर्फ आधा कर देते थे, यहां पे पहले कटिबंध का काम कौन कर रहा है, ये, इसका आधा कर दो तो आयाम क्या आ जाएगा, माइनस E02/2, सही है, क्योंकि यहाँ पे E03/2 तो इसमें सम्मिलित हो जाएगा, बाकी सब आधे आधे वहां पे चले जाएंगे, पीछे वालों से हमें कोई मतलब है नहीं। और आयाम जो है वो कभी भी कैसा नहीं होता, आयाम एक अदिश राशि है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो पर आप लोग चाहो तो पॉजिटिव भी लिख सकते हो और चाहो तो नेगेटिव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आयाम की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लगभग लिखा है, ठीक है। अतः P1 बिंदु पर परिणामी तीव्रता, P1 बिंदु पर परिणामी आयाम, ये तो आयाम आएगा, यहाँ तो यहाँ आयाम है, तीव्रता हम निकाल लेंगे। अतः P1 बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, I किसके बराबर होगी, इसके आयाम के स्क्वायर के बराबर। आयाम का स्क्वायर कितना, E02/2 का स्क्वायर, यानी E02 का स्क्वायर बाई 4, यानी पहले जो दूसरा वाला कटिबंध है ना उसकी तीव्रता का चौथाई। नोट करो, फिर ऐसे ही केस सेकंड कर लेंगे। नोट करो, अब
करते हैं, इधर तक कर लिया होगा आपने। इसके बाद मैं यहीं पर ही केस सेकंड कर देती हूं। केस सेकंड आप लोग अलग से करना। यदि P1 बिंदु इस प्रकार ले कि O1 भाग में दो अर्धावर्ती कटिबंध खुले हों, तो क्या होगा, दो जगह को ढकेगा वो। तो यहां पर क्या आएगा, 1 और 2 हटा दो, E0 3 माइनस E0 4 प्लस E0 5 माइनस इस तरह से, और यहां पर क्या आएगा, प्लस में E0 3/2 आएगा। अतः P1 बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E0 3/2 का स्क्वायर, E0 3/4 I3, यानी तीसरे वाले कटिबंध की तीव्रता का चौथाई। नोट करो इसको। इसके आगे कुछ समझाना है, फिर एक लाइन लिखनी है, तो ये थोड़ा सा पार्ट तो अभी कंप्लीट हो गया इसका, समझ लो 1/4 पार्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि जैसे अपन लोगों के पास ये P बिंदु था और यहाँ पे ये इस तरह से ये P1 बिंदु था, ये था हिस्सा OO डैश। अब जैसे जैसे OO1 P1 अब यहाँ था तो ये यहाँ, अगर P1 यहाँ होता तो अर्धावर्ती कटिबंध ज्यादा खुलते, यहाँ आता तो अर्धावर्ती कटिबंध ज्यादा खुलते, यहाँ आता तो और खुलते। अर्धावर्ती कटिबंध जितने ज्यादा खुलते जाते तीव्रता उतनी कम होती जाती। क्यों? क्योंकि देखो आयाम कम हो रहा है। पहले E0 2 भी था, E0 1 ही हटा था, अगले वाले में E0 2 भी हट गया, उससे अगले में E0 3 भी हट जाएगा, फिर E0 4 भी हट जाएगा। जब आयाम घटता जाएगा तो तीव्रता घटती जाएगी। कैसे? अगर P1 बिंदु नीचे 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 आता जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः P1 बिंदु जैसे जैसे नीचे की ओर विस्थापित होगा, अतः P1 बिंदु जैसे जैसे नीचे की ओर विस्थापित होगा, अतः P1 बिंदु जैसे जैसे नीचे की ओर विस्थापित होगा, P1 पर तीव्रता घटती जाएगी। P1 पर तीव्रता घटती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे बोलते हैं ना, लाइट, ये अंधेरा है, भले यहाँ पे लाइट जल रही तो हल्का फुल्का प्रकाश तो इस पर भी पड़ेगा, पर जितना दूर जाते जाएंगे उतना वो अंधेरे में होता चला जाएगा। अभी तो हमें अक्ष पर स्थित P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, अभी तो हमें P2 बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। तो ये सारे काम हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो।